गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट रिव्यू कर रहे हैं। सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट रिव्यू की। आपको ऑलरेडी मैंने क्वांटम नंबर्स की हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट और एनर्जी लेवल डायग्राम, आउट ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये मैंने सारे उसमें डिस्कस किए। उन वीडियो को आपने देखा भी होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मैक्सिमम लोगों को, जो बच्चे हैं +1 क्लास के, उन तक और एंट्रेंस का जो तैयारी करते हैं उन तक शेयर करना है, ताकि जो बच्चे क्लास नहीं लगा पा रहे हैं ऑनलाइन या कुछ वो नहीं कर रहे, तो उसको आसानी से वो देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमने बहुत मॉडल कर दिया था। अब जो नया कॉन्सेप्ट उसके अगला आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि जो भी सोर्सेज है, जो इन रेडिएशन को, जैसे सन से रेडिएशन आ रही है हमारे पास और किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रही है, उनका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर होता है। वो दोनों प्रॉपर्टी को शो करती है हमारे पास, तो इसलिए उनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम से जानी जाती है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जिस रीजन में हम रहते हैं उसको विजिबल रीजन बोलते हैं हम लोग। वो 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁴ तक चल रहा है। उसकी जो वैल्यू है नैनोमीटर्स में, वो इस तरीके से आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये है, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है डी ब्रोगली इक्वेशंस। डी ब्रोगली इक्वेशंस पता क्या बताता है कि जितने भी मूविंग पार्टिकल है वो क्या हो गए हमारे पास, उनका ड्यूल नेचर होता है। ठीक है, मूविंग पार्टिकल की जो हम बात कर रहे हैं वो मूविंग पार्टिकल पता है कौन से, जहां इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, क्योंकि सिर्फ वो ही मूव करता है किसी एटम के अंदर, और बाकी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिक्स है और इसका सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व। ठीक है, बस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये इसका ड्यूल नेचर होगा। ड्यूल का मतलब दो तरह का नेचर, या तो उसका किस तरीके का नेचर, या तो वेव की फॉर्म में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस तरीके से वेव बन गई, या वो पार्टिकल की फॉर्म में मूव कर रहा है। जो सन से रेडिएशन आ रही है उसको क्या आप लोग पहचान सकते हैं कैसे आ रही है अब तक, ठीक है ना। सन से जो रेडिएशन आ रही है वो क्या कर रही है, वो आप क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस तरीके से आ रही है आपके पास। वो किस तरीके, वो तो आप डॉट में लाइट सी आ रही है आपके पास, तो लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, और एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी मूविंग पार्टिकल जितना भी होगा उसका ड्यूल नेचर होगा, ये डी ब्रोगली ने बताई थी। बस जो है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेज़नबर्ग ने एक चीज बताई थी कि जो जितने भी मूविंग पार्टिकल इन द सेंस ऑफ क्या बोला कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, उसकी इट इज नॉट पॉसिबल टू बी, क्या पॉसिबल नहीं उसके लिए, इसलिए उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी जो कोई इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहा है तो उसकी जो हमारे पास क्या है, पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ क्या किया जाए, मेजर किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज क्या करेगी, वो जब वो हमारे पास मूव करेगी तो हमें उसकी क्या करेगी, वेलोसिटी का पता नहीं चल पाएगा या फिर उसकी पोजीशन का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो वो दोनों चीजें क्या होगी, दोनों में क्या होगा हमारे पास, पॉसिबल। तो इसलिए उसने क्या बोला कि इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये पर ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, और ये चीज जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगी, बड़ी बॉडीज होगी, तो वहां पर ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये आता है हमारे पास। और नेक्स्ट जो इससे आगे आता है वो आता है ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर हमारे पास कैसा रीजन होता है, ऑर्बिटर होता है हमारे पास, कैसे हम लोग ऑर्बिटर के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में हम सब जानते हैं। वो क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसा पाथ जहां पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटर। और ऑर्बिटर क्या हुआ, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन हमें सबसे ज्यादा मिलेगा उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल बोलेंगे। और ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं, कई हो सकते हैं किसी भी एटम के अंदर, और उनकी शेप अलग अलग हो सकती है, वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एस, पी, डी एंड एफ। और एस ऑर्बिटल हमेशा कैसे होंगे, स्फेरिकल शेप के, और पी ऑर्बिटल हमेशा कैसे होंगे, डम्बल शेप। और जो हमारे पास डी ऑर्बिटल होंगे क्लोव लीफ की तरह शेप, और ये डाउन हट जैसे डॉग के लिए हट बनाई जाती है, उसी तरह के डाउन हट होते हैं, डॉग नहीं पढ़ना, हट शेप के होंगे। और जो एस ऑर्बिटल होगा वो हमेशा 1 नंबर में होगा, और पी ऑर्बिटल हमेशा 3 नंबर में होंगे, 3 होंगे हमेशा इसके सब ऑर्बिटल, तो उसके लिए 3 बॉक्सेस बनाने हैं। और डी ऑर्बिटल होंगे उसके लिए आपने हमेशा 5 बॉक्सेस बनाने हैं। ओके, और ऐसे एफ ऑर्बिटल होगा तो उसके लिए आपने 7 बॉक्सेस। ये मैंने ऑलरेडी ही आपको डिस्कस किया हुआ है, पर फिर मैं आपको इसको दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए हम कॉन्सेप्ट रिव्यू में यही चीज़ करने वाले हैं, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं जो आपने अभी पढ़े हैं ना ही वहाँ समझ आए हैं, वो आप इसको देख के क्लियर कर सको। ठीक है, इन सबको डिस्क्रिप्शन देने के लिए एक वर्ड आता है क्वांटम। देखो नंबर वर्ड बोल रहा है, उस नंबर से हमें क्या पता चले, इनके नंबर होगा, वो सेट होगा किसी चीज का। ये 4 नंबर का सेट है जो इलेक्ट्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसका साइज कैसा है, उसका एनर्जी लेवल कैसा है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, उसकी स्पिनिंग कैसी है। ये सब उन 4 क्वांटम नंबर से ही हमें पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन का कैसा बिहेवियर है किसी एटम के अंदर, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी कैसी शेप को एक्वायर कर रहा है, किस एनर्जी लेवल में रह रहा है, ओरिएंटेशन कैसा है, स्पिनिंग कैसी है उसकी। उन 4 क्वांटम नंबर्स को हम लोग कैसे किससे डिनोटेट करते हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाली है, तो आपने उस वीडियो को नोट करना है। यहाँ मैं सिर्फ आपको उसको डिनोशन बताता हूँ कि किससे डिनोटेट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एन से डिनोटेट करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और उनके नाम इसी से स्टार्ट होते हैं। पहला पीरियोडिक टेबल n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आपने ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट रिव्यू को जो हम पढ़ा रहे हैं वो डिफरेंट है जो आपको कॉन्सेप्ट करवाए, इसमें मैं और चीजें भी ऐड कर रहा हूँ जो आपको आगे भी बेनिफिटेड होगी और पढ़ने में इजी होगा कि क्या चीजें बोल रही है। ये मैंने पहले ही नहीं बताया आपको कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। तो पहला 7 पीरियड है पूरे पीरियड टेबल, ये 10th में पढ़ा है आपको। ओके, ये उसके बारे में बताया। दूसरा आ जाता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम। ओके, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताएगा, शेप भी बताएगा, साथ में कहां पर जो है इलेक्ट्रॉन कहां रहता है। ठीक है, उसके फॉर्म के बारे में बताएगा, घर के बारे में कि उसका घर क्या है और उस घर की शेप कैसी है और वो आगे कितने में डिवाइड है। तो ये 3 ही तरीके का, इसको स्मॉल एल से डिनोटेट करते हैं, और इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम की वैल्यू -1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो 1 से माइनस कर दो तो 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू किससे स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली 0 1 2 3। तो देखो 0 के लिए हमेशा कौन सा ऑर्बिटल लगेगा, s ऑर्बिटल जहां पर 0 है, और इसके लिए हमेशा क्या लगेगा आपके पास p, और इसके लिए d, और इसके लिए f। ठीक है, बट
एस पी डी एफ इनके जो नाम होंगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से स्टार्ट होंगे। ये भी मैंने उसमें करवाया, तो आपने वहां देखना है। सिर्फ मेरा काम यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ऐसे बताना है कि आपने उसको जोड़ना कैसे, कोरिलेट कैसे करना है। ओके, यहां तक हो गया। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वांटम नंबर। जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसके लिए आ जाओ, तो वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के नाम से ही पता चल रहा है, इनके ओरिएंटेशन के बारे में बता रहा है हमें, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये इनकी कैसी ओरिएंटेशन है, कैसा बिहेवियर है, कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है हमारे पास, ठीक है। और रोटेशन कैसे कर रहा है। हमें पता है कि किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्यूल नेचर रखते हैं, या तो वेव्स की फॉर्म में मूव करेंगे या पार्टिकल की फॉर्म में मूव करेंगे। तो वेव्स करेगा तो क्या होगा, देखो इसको ऐसे मिलाओ तो इसकी तीन वैल्यू को शो कर रहा है, एक वैल्यू वो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जो इस साइड इन साइड को होगी वैल्यू उसको हम लोग क्या मानेंगे, नेगेटिव वैल्यू आउटसाइड को सर, और दूसरे को जीरो वैल्यू बीच वाली को, और इसको नेगेटिव। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको m और l से डिनोटेट करते हैं। देखो नाम से पता चल गया कि l पे ही डिपेंड करेगा, यानी कि l की वैल्यू अगर जीरो होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के बारे में वैसे पता कहाँ चल गया था हमें, एजीमुथल क्वांटम नंबर में, पर वो कितने नंबर में वो यहाँ पर पता चलेगा। तो एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं इसके लिए। तो रिव्यू है आपके पास क्या है, अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है, ओके, तो l की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0 1, 2 वैल्यूज, ओके। नाम का क्या आएगा, क्योंकि 0 का नाम क्या है s और 1 का नाम क्या है p, पर यहाँ का नाम जोड़ना है, क्या नाम आएगा उसका 2s और 2p। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पे आ जाओ, ml 0 के लिए क्या वैल्यू होगी 0, ठीक है। a की वैल्यू है तो एक ही ऑर्बिटल है, s में क्या है एक ऑर्बिटल, एक कहने का मतलब। अब आ जाओ l की वैल्यू 1 भी है तो हमने क्या करना है, वहां पर m की वैल्यू क्या आएगी, वहां पे नेगेटिव, -1 0 +1, -1 0 +1। तो कितने ऑर्बिटल को शो कर रहा, कितनी वैल्यू बता रहा हूं 1 2 3, यानी कि 2p ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल, 2p के कितने हैं 3 ऑर्बिटल। और पूरे क्वांटम नंबर में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में टोटल कितने आते हैं हमारे पास, ये आते हैं 4 ऑर्बिटल, ठीक है, एक s का और 3 p के, ओके। नेक्स्ट आ जाओ आप तो स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बहुत इजी है क्योंकि स्पिनिंग दो ही तरीके की होती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इसको कैसे समझना है आपने, ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, बस। तो आपने उसकी दो ही वैल्यू होती है, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। यहां तक आपको सब कुछ पता चल गया कि क्वांटम नंबर को आपने कैसे करना है। मगर पॉली एक्सक्लूजन पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो सिमिलर नहीं हो सकती, और क्या उसकी डिसिमिलर वैल्यू है। कैसे पता चलेगा हमारे पास, ऐसे पता चलेगा कि सपोज करो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू क्या है आपके पास, सॉरी l की वैल्यू क्या है आपके पास 0, m की वैल्यू क्या है 0, स्पिन की वैल्यू क्या होगी, या तो -½ होगी या फिर +½ होगी। पर पॉली एक्सक्लूजन के अनुसार क्या बोलेंगे, हम सिर्फ एक ही वैल्यू लेंगे, या तो +½ लेंगे या -½ लेगा तो +½ के लिए दूसरी बार लिखना पड़ेगा इसको, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s की वैल्यू +½ तो क्वांटम नंबर की दो वैल्यू है। ये जो स्पिनिंग है वो पता क्या बताते हैं हमारे पास, वो बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यानी कि ऑर्बिटल होगा एक, स्पिनिंग की वैल्यू होगी 2, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2,
तो S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल होता है तो 2 आते हैं। ऐसी P में भी, P के 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इकट्ठे नहीं भरने वही है उसको, आपने उनको अलग अलग भरना है, 2 यहाँ 2 यहाँ और 2। ये पॉली एक्सक्लूजन है। और पॉली एक्सक्लूजन ने ये बात भी बोली है आपके पास कि जो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को भरना है हमने तो उसको सिंगली फील्ड करना है, पहले पेयर नहीं करने आपने। सपोज करो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप कैसे भरें? उन 4 इलेक्ट्रॉनों को आपने 1 2 3 ऐसे भरा, फिर उसको पेयर करने के लिए यहां आना। ऐसा नहीं करना कि 2 यहां भर दिए 2 इस साइड को। ओके, ये हो गया। अब आता है हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम में हमारे पास क्या है, 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम के। पहले आपको ऑलरेडी वीडियो भेजिए 1 और 2 पार्ट दिए हैं, जिसमें आपके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम बताई है, और दूसरे आपको बताई ये है किसकी एनर्जी लेवल डायग्राम, तो ये जो ये है आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एक सीक्वेंस है। ठीक है, उस सीक्वेंस को हमने पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसको आउटबाउंड प्रिंसिपल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बारे में बताया, उसने एक सीक्वेंस दी थी। तो उस सीक्वेंस को याद करने का तरीका क्या है, आपने ऐसे ऐसे 7 सर्कल लगाए। ये 7 सर्कल क्यों लगा रहे हैं आप इसलिए लगा रहे हैं 7 सर्कल को, ताकि क्या हो, आप ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहे हैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ओके, फिर आ जाओ 2s के सामने ही 2p आता है, 1p नहीं पढ़ा है मैंने। उसके सामने ही क्या आता है, 3p 4p 5p 6p 7p। ओके, फिर जब ये आते हैं, ये अपने अपने एनर्जी लेवल के सामने आए, पर किसका बड़ा होगा एनर्जी लेवल, वो ऊपर 3s आता है 3p आता है 3d, मैंने 2d नहीं पढ़ाया, 4d 5d और 6d। ओके, बस फिर 4s 4p 4d 4f पढ़ाया मैंने आपको, 3f नहीं पढ़ाया और 5f आगे भी है इसके आगे, पर इसके आगे हम आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द आउटबाउंड प्रिंसिपल, उसमें एक बात बोली गई है कि आपने इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से भरना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जहां पर रह रहे इलेक्ट्रॉन, जहां पर उसके भी वहां पर आपने भरने की कोशिश करनी, पर कहां से कोशिश करनी, जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। तो इसमें सबसे कम एनर्जी लेवल 1s का होता है। ओके, तो हम ऐसे चलेंगे 1s, और जब यहां से आ गया 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s। पूरी एक सीक्वेंस बन गई। ठीक है, क्या सीक्वेंस बनी हमारे पास, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और आगे आपने लिखे दिए इसको भी क्या है। ठीक है ना, अब हम करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे। जिन बच्चों को नहीं आती, मुझे पता है कि बच्चों को बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आती है, क्योंकि आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक पढ़ी होगी वो तो KLMN वाली पढ़ी है। तो KLMN वाली जो पढ़ी है उसमें K में 2 जाते थे, L में 8 जाते थे, अगले वाले में भी 8 जाते थे। पर यहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात तो अपने सीक्वेंस को ऊपर लिखना है, और आपने देखना है कि S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि एक आ सकता है या 2।
P में हमेशा क्या आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे, एक आ सकता है 2 3 4 5 6। और D में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास 10, 1 से 10 के बीच। और F में हमेशा कितने आएंगे 14, तो 1 से लेकर 4। S का सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, और इसके 7 ऑर्बिटल होते हैं। अभी 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सारा आपने ऊपर लिख लेना ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी हो जाए। तो हम लोग अब स्टार्ट हो जाते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 है, तो सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा था 1s। पर इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे एक, तो आपने एक होगी आपकी बात, ठीक है। 1 आया तो आपने ऐसे ही लगाना है। आ जाओ हीलियम पे, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, तो ऐसा नहीं करें कि 2s पे कौन सा हो जाए, यही लेना है क्योंकि इसका ग्राउंड तो यही है पहले। तो आपने क्या करना है 1s पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और एक कंप्लीट हो चुका है। और आपने क्या करना है इस बॉक्स ऐसा बनाया और उसमें इसको भर देना है ऐसे। ओके, अब आ जाओ आप लोग लिथियम, लिथियम का 3, ठीक है। तो 3 है तो पहले ये आएगा 1s में कितने आएंगे 2, पर फिर भी एक बच गया उसके पास, तो किस में जाएगा 2s1, तो इसमें चला, ठीक है। फिर आपके पास बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, और वैसे आपके 1s2 2s2, ठीक है। फिर आ जाओ आपको किस पे बोरोन में, बोरोन का 5, फिर वैसे ही भरना आपने 1s2 2s2, आपका एक बच गया तो किस में जाएगा P में 2p1, 6 नहीं भर देने सीधे 1 से स्टार्ट है। अब ऐसे ही आ जाओ आप लोग कार्बन पे 6 1s2 2s2 2p, कितने बच गए 2 और 2 4, और 2 और बच गए तो 2 जाएंगे इसमें से 2। ओके, उसके अलावा फिर आप लोग नाइट्रोजन पे आ जाओ 7 1s2 2s2 2p3, फिर आ जाओ ऑक्सीजन पे 8 1s2 2s2 2p4, फिर फ्लोरीन पे 9 1s2 2s2 2p5। देखो अभी भी पूरा 6 पे जाके पूरा आएगा, तब नए ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तब 3s में जाएंगे। नियॉन 10 1s2 2s2 2p6, अब कंप्लीट हो गया पूरा एक यहाँ तक सेट कंप्लीट हो। जब ये कंप्लीट होंगे तभी दूसरे ऑर्बिटल में आपने क्या करना है इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है, ऐसे नहीं करना है आप। ये हो गया आपका सारा।